नमस्कार। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, अरबों डॉलर कीमत का लाखों बैरल कच्चा तेल जो कहीं नहीं जा रहा, मतलब न वो रिफाइन हो रहा है, न गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है और न ही किसी फैक्ट्री को चला रहा है। ये तेल बस समंदर में तैर रहा है, रूस के तटों से दूर, भारत के पास, मलेशिया के आसपास। कच्चे तेल से लदे ये टैंकर किसी भूतिया जहाज की तरह शांत खड़े हैं और उन खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं जिनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आ रही। ये कोई मामूली शिपिंग में देरी नहीं है, ये एक भू राजनीतिक दबाव का बिल्कुल सेंटर पॉइंट बन गया है। और ये मात्रा कितनी है? लगभग 14 करोड़ 30 लाख बैरल। अंदाजा लगाइए, ये रूस के कुल उत्पादन का लगभग आधे महीने का हिस्सा है, जो बस इन मेटल के जहाजों में बंद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में धीरे धीरे चक्कर काट रहा है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यही है कि आखिर इतना सारा तेल समंदर में फंसा क्यों है? इसका जवाब देखिए सिर्फ अर्थशास्त्र में नहीं, बल्कि तेजी से बदलती हुई दुनिया की राजनीति में छिपा है। चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, दबाव, या कह लें समंदर में लगा ये खामोश ट्रैफिक जैम। देखिए, कमोडिटी बाजार में जब तेल आपको समंदर में तैरता हुआ मिलता है तो इसका आमतौर पर एक ही मतलब होता है कि जो बेचने वाला है उसका दबदबा कम हो रहा है। और इस कहानी में बेचने वाला है रूस। रूस का जो मुख्य कच्चा तेल है, जिसे यूराल्स कहते हैं, वो लगभग $45 प्रति बैरल पर बिक रहा है, जबकि जो ग्लोबल बेंचमार्क है ब्रेंट क्रूड, वो लगभग $72 प्रति बैरल पर है। ये जो $27 का भारी डिस्काउंट है, ये सिर्फ एक बाजार का अंतर नहीं है, ये एक संकट का संकेत है। ये बताता है कि रूस अपना तेल बेचने के लिए कितना बेताब है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये स्थिति आर्थिक रूप से कितनी दर्दनाक है। अपने 2026 के बजट को संतुलित करने के लिए मॉस्को को तेल की कीमत लगभग $69 प्रति बैरल चाहिए, लेकिन उसे मिल क्या रहा है? सिर्फ $45। हर $1 का नुकसान सीधे उनके सैन्य खर्च, सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक स्थिरता पर असर डालता है। अब कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है, जहां एक मुख्य खिलाड़ी, एक बड़ा खरीदार पीछे हट रहा है, और वो है भारत। पिछले 2 सालों से भारत एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम कर रहा था। नई दिल्ली ने रिकॉर्ड मात्रा में रियायती रूसी कच्चा तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और मॉस्को के कैश फ्लो को चालू रखा। लेकिन अब हवा का रुख बदल गया है। नए प्रतिबंधों और अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ वार्ताओं के दबाव में भारत अब पीछे हट रहा है। इस तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रूस एक शैडो फ्लीट पर निर्भर रहा है, मतलब पुराने टैंकर्स जो पश्चिमी बीमा और वित्तीय प्रणालियों के बाहर काम करते हैं। लेकिन अब पश्चिमी देश इस पर भी शिकंजा कस रहे हैं। यूरोपीय सेनाएं जहाज़ों को जब्त कर रही हैं, अमेरिका सीधे तौर पर जहाज़ों को निशाना बना रहा है। डेनिश स्ट्रेट्स, जो एक अहम रास्ता है, वहां निगरानी सख्त कर दी गई है, मतलब रूस के लगभग 80% तेल निर्यात पर अब खतरा मंडरा रहा है। सीधी सी बात है, अगर जहाज नहीं चल सकते तो तेल बिक नहीं सकता। तो इसका नतीजा क्या होता है जब आपका सबसे बड़ा खरीदार ही पीछे हट जाए? यहीं पर कहानी अर्थशास्त्र से निकलकर बड़ी रणनीति की ओर मुड़ जाती है। रूस की जवाबी चाल, पाकिस्तान की ओर झुकाव। नई दिल्ली के पीछे हटने से जो दबाव महसूस हो रहा है, उसके जवाब में मॉस्को चुप नहीं बैठा है। वो एक सीधा संदेश भेज रहा है, और बहुत साफ संदेश, कि अगर भारत पश्चिमी हितों के साथ जाएगा तो रूस भारत के मुख्य प्रतिद्वंदी को मजबूत करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। और ये बदलाव अब जमीन पर दिखने भी लगा है। मॉस्को ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया है। साथ ही पाकिस्तानी रक्षा परियोजनाओं के लिए रूसी फंडिंग और तकनीकी सहायता की भी चर्चा है। हम ऐसे हार्डवेयर की बात कर रहे हैं जो सीधे भारत की सीमा पर शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। चलिए अब इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये एक नया नक्शा बना रहा है और पुराने गठबंधन कैसे बदल रहे हैं। समंदर में तैरते हुए ये 14 करोड़ 30 लाख बैरल तेल सिर्फ फंसा हुआ माल नहीं है, ये एक उत्प्रेरक है, एक ऐसी चिंगारी जो दशकों पुराने रिश्तों को बदल रही है। और मॉस्को का संदेश बिल्कुल साफ है, जो इस पुरानी कहावत में छिपा है। कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। तो यहाँ हम एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। जब तक ये टैंकर समंदर में फंसे हुए हैं, दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा लगातार बदलता रहेगा।
लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब इस तैरते हुए तेल को आखिरकार एक नया ठिकाना मिल जाएगा?